हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में जो है क्लास 9 में पहले से स्टडी कर रखा है, लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि आवर्त वर्गीकरण जो है तत्वों का किस तरीके से किया गया है। तो हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे डावेराइनर, इन्होंने अपना एक नियम दिया, ट्रिक नियम। इस नियम के अनुसार जो है उन्होंने कुछ 3 तत्वों के समूह बनाए, कुछ समूह जो उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने नियम दिया कि 2 तत्वों के परमाणु भारों का अगर हम औसत निकालें तो वो तीसरे तत्व के बराबर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनका इन्होंने ग्रुप बनाया था। और यहाँ पे परमाणु भार लिथियम का 6.9, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। 6.9 का अप्रॉक्स हम 7 मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 7 और 39 को दोनों को ऐड करें तो 46 और डिवाइडेड बाय 2 23 आएगा। अगर हम औसत निकालते हैं तो औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि जितने एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिवाइड करते हैं, सभी को पता है औसत। तो यहाँ पे 6.9 है, इसको हम अप्रॉक्स 7 अगर कंसीडर करके चलते हैं, 7 मानते हैं और 39 और 7 जोड़ते हैं तो 46 आएगा। और 46 का अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें 23 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है डावेराइनर ने जो नियम दिया था कि हमारे कुछ 3 तत्वों के कई सारे ग्रुप बनाए और उन्होंने बताया कि जो 2 तत्वों के परमाणु भार का जो औसत है वो तीसरे तत्व के बराबर होगा। फिर इन्होंने कई सारे एलिमेंटल इस तरीके से ग्रुप बनाए, लेकिन इसके बाद ये ग्रुप जो है जो ये नियम था ये सारे तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। तो इस वजह से डावेराइनर का जो ट्रिक नियम था वो हमारे काम नहीं आ पाया। अब इसके बाद जो है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, इन्होंने न्यूलैंड नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अष्टक सिद्धांत लिया। अष्टक सिद्धांत जिस टाइम इन्होंने ये सिद्धांत दिया उस टाइम पे लगभग 56 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। इन्होंने सिद्धांत दिया कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं अगर हम उसको अरेंज करें तो हमारे पास हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट आएगा वो पहले वाले एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके गुण हैं, उसके गुण पहले वाले एलिमेंट के गुण 9वें वाले एलिमेंट के गुण के समान होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें एलिमेंट्स याद है, अगर हम उसको लिखते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। तो इस तरीके से क्लोरीन की आगे अगर हम बात करें तो ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से आगे ये चलता जाता है। तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है इनका मानना ये था कि अगर हम काउंटिंग में जो हमारे 8 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स के बाद जो हमारा 9वां एलिमेंट आएगा इसके जो गुण हैं इस पहले वाले एलिमेंट से मैच करेंगे। इसी तरीके से ये हमारा इसके बाद 16 तक हमने किया 17 ये वाले एलिमेंट्स, ये इन दोनों के तीनों के एलिमेंट्स थे, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। इन्होंने बताया कि हर 8 तत्व के बाद जो एलिमेंट आएगा उसके गुण पहले वाले एलिमेंट से मैच करते रहेंगे। लेकिन ये नियम जो है इस नियम की भी कुछ सीमाएं थी, यानी इस नियम को भी हमने जब आगे क्लासिफिकेशन में हमारे उस टाइम के 56 एलिमेंट्स मालूम थे, हमने जब उनका वर्गीकरण किया तो हमने पाया कि ये नियम कैल्शियम तक तो लागू होता है, यानी परमाणु जब भी करंट टाइम की आवर्त सारणी की अगर बात करें परमाणु 20 तक, लेकिन कैल्शियम के आगे हम इसको जो लागू नहीं कर पा रहे हैं। यानी हमारे जो आवर्त तत्व हैं 56 एलिमेंट उस टाइम में जो हमारे पास थे उनको हम इनके नियम के अनुसार न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार वर्गीकृत नहीं कर पा रहे थे। अब इसके बाद जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी, यानी मेंडलीव नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अपनी एक आवर्त सारणी दी जो लगभग अभी जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे मिलती जुलती है आवर्त सारणी है, पर इनकी आवर्त सारणी का जो सिद्धांत था वो ये था कि इन्होंने परमाणु
भार के आधार पर जो है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था। इन्होंने जो तत्व के परमाणु भार थे, यानी जो उनके उस टाइम के बीते 6 एलिमेंट्स उनको पता थे, उसके अनुसार उन्होंने उसको डिवाइड क्लासिफाई किया परमाणु भार के आधार पर। सबसे पहले कम परमाणु भार वाले, फिर उसके बाद ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्व को इस तरीके से वो रखते गए। तो उन्होंने ये देखा कि परमाणु भार के आधार पर उन्होंने जब जमाया सारे एलिमेंट्स को, तो कुछ जगह पर कुछ एलिमेंट्स के परमाणु भार में पहले जो बाद वाले एलिमेंट्स उन्होंने रखे उनके परमाणु भार कम हो रहे हैं और इसके पहले वाले एलिमेंट्स के ज़्यादा हैं, जबकि पहले हमें कम परमाणु भार वाले एलिमेंट्स को रखना था। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन इन्होंने किया। तो इनकी क्लासिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके अलावा हाइड्रोजन का जो प्लेस है मेंडलीव डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको कहाँ पे रखना है, क्योंकि इसकी जो विशेषता है बहुत सारे एलिमेंट से मैच हो रही थी। कुछ क्षारीय तत्व भी थे, जैसे सोडियम से भी मैच कर रही थी कुछ प्रॉपर्टीज। तो कई सारे एलिमेंट्स में इसके जो गुण है मैच हो रहे थे, तो इस वजह से इसका प्लेस डिसाइड नहीं कर पाया कि कहाँ रखना है। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं हम देख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है हाइड्रोजन की जगह को फिक्स नहीं किया जा सका। इसके अलावा इन्होंने परमाणु भार के आधार पर जब वो वर्गीकृत कर रहे थे तो कई जगह पर उन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़े। उस समय वो तत्व तो ज्ञात नहीं थे, फिर भी इन्होंने अनुमानित किया कि भविष्य में कोई ऐसा तत्व खोजा जाएगा जो इस जगह पर हो सकता है जो हमें अभी ज्ञात नहीं है। तो इस तरीके से इनकी आवर्त सारणी में काफ़ी ज़्यादा जो है गैप भी था, बीच में एलिमेंट नहीं थे। तो ये इसकी सीमाएं थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगला हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आने वाली क्लास पे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे इनके बारे में। ये है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका ट्रेंड कैसा है, यानी उस सारणी की प्रवृत्ति कैसी है, क्या क्या चीज़ें उसमें किस तरीके से व्यवस्थित की गई हैं, वर्गीकृत करी गई हैं। तो अगर हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, आप लोगों की बुक में कुछ ऐसी टेबल बनी हुई है। ये है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और यहाँ पे मैंने कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो है अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाते हैं तो ग्रुप नंबर, यहाँ पे ग्रुप नंबर अगर हम बात करें तो ये जो टेबल में हमने इतने सारे यहाँ पे कॉलम्स बना के रखे हुए हैं। तो अगर हम इन कॉलम्स से काउंटिंग करें तो ये टोटल 18 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये हमारी समूह संख्या कहलाती है। हिंदी में इसको हम समूह संख्या कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर। और अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें जो ये रो मिल रही है, इस रो को हम बोलते हैं पीरियड्स, आवर्त हिंदी में। ये हमें 7 आवर्त होते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे और 18 जो है समूह होते हैं। हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो व्यवस्थित की गई है परमाणु संख्या के आधार पर, जिसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। अभी जब हमने पिछली बार पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर व्यवस्थित की गई थी, लेकिन ये जो सारणी है, यानी ये जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, इसमें एटॉमिक नंबर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब एटॉमिक नंबर सभी को पता है कि किसी भी एटॉमिक नंबर जो है इसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या। किसी भी एटॉम में यानी किसी भी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो
उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। या लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किसी भी एटम में या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं तो वो भी उसकी परमाणु संख्या होती है, क्योंकि कोई भी परमाणु जो उदासीन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इक्वल ही होते हैं। तो हम परमाणु संख्या को कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर किसी भी एलिमेंट में यानी किसी भी अगर बात करें हम तत्व में या परमाणु किसी भी परमाणु में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन पहले नंबर पे है इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन पे एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके नीचे लिथियम है, लिथियम जो है अगर हम काउंटिंग करें तो हाइड्रोजन के बाद इधर हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम तीसरे नंबर पे आता है। तो अगर ये तीसरे नंबर पे है दैट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है। तो इस तरीके से परमाणु संख्या को हम परमाणु संख्या को समझते हैं और परमाणु संख्या का वर्गीकरण इसी तरीके से है। इस ओवरऑल जो ये टेबल है पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी तक सबसे लास्ट में जो यहाँ की एलिमेंट है इस एलिमेंट का जो नाम है ऑग्नेसॉन। तो ऑग्नेसॉन जो है इसका परमाणु क्रमांक है 118 है। अभी तक हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है। तो जितने भी एलिमेंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ये टोटल काउंटिंग में 118 एलिमेंट है। तो ये याद रखना सभी को। इसके बाद है अब हमारी आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का ट्रेंड कैसा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का ट्रेंड सभी को पता चल गया कि ये आधुनिक आवर्त सारणी मैंने अभी बताया कि परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत है। तो सबसे पहली चीज परमाणु संख्या यानी हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो ये बताती है कि किसी भी जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हमने व्यवस्थित किए हुए हैं उसके परमाणु में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये हम आवर्त सारणी देखकर बता सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो किसी भी चीज में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा तो उसकी एटॉमिक साइज भी घटती है, क्योंकि ज्यादा चार्ज होने से ज्यादा पावर के साथ जो है लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था कि किसी जैसे हाइड्रोजन का हम बनाते थे तो हाइड्रोजन के लिए सपोज हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस रखते थे पॉजिटिव और उसके बाद हम ये हाइड्रोजन के लिए एक डायग्राम इस तरीके से बनाते थे। यहाँ पर एक ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, ज्यादा चार्ज का मतलब होता है ज्यादा ताकत। तो इस न्यूक्लियस से उतनी ही मजबूती के साथ बंधा रहेगा, यानी ये न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अपने अंदर पकड़ के रखेगा। तो इससे एटॉमिक साइज में भी चेंजेस आते हैं, यानी जितने ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी एटॉमिक साइज कम होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक साइज से हम अगर किसी की एटॉमिक साइज कम या ज्यादा है तो हम उसको पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैथ्स में पढ़ रखा है कि सेंटर से हम जो है बाहर के अगर कोई सर्कल है तो हम सर्कल में सेंटर से जो है इसकी डिस्टेंस को रेडियस मानते हैं। तो एटॉमिक रेडियस यानी किसी भी इस यहाँ पे जो परमाणु त्रिज्या को हम परमाणु त्रिज्या को पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ प्रवृत्तियां जो है जिनके आधार पर हमें एलिमेंट्स का जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है।